गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने आपको पिछले टॉपिक में भ्रूण कोश के प्रकारों के बारे में बताया। उसमें हमने आपको केंद्र किया है भ्रूण कोश का अध्ययन करा दिया। इसके बाद में जो दूसरे प्रकार का है वो आ जाएगा कोशिकीय भ्रूण कोश। कोशिकीय भ्रूण कोश, कोशिकीय भ्रूण कोश। कोशिकीय भ्रूण कोश ये 2020 में इस साल प्रश्न आया है 3 नंबर का कि कोशिकीय भ्रूण कोश को संक्षिप्त समझाइए। इसके बारे में देखते हैं क्या है कोशिकीय भ्रूण कोश। ध्यान देना, कोशिकीय भ्रूण कोश के बारे में देखिए। ऐसा भ्रूण कोश जिसका निर्माण समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, अर्थात इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव का विभाजन साथ साथ होता है, जिससे यह भ्रूण कोश आरंभ से ही कोशिकीय हो जाता है। तो देखिएगा, ये प्राथमिक केंद्रक 3N, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक PEN। इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होता है जिससे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखिएगा, तो उसका निर्माण होता है। इसके बाद में सीधा कोशिकीय भ्रूण कोश बन जाता है। देखिए ध्यान से, ये आपको आ जाएगा भ्रूण ये क्या बन जाएगी? कोशिकाएं। देखिएगा,
ये हो जाएगा कोशिकीय ग्लूकोज। ये है भ्रूण, देखिएगा तो ऐसा ग्लूकोज जिसका निर्माण समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, अर्थात इसमें केंद्रक एवं कोशिका द्रव का विभाजन साथ साथ होता है, जिससे यह आरंभ से ही कोशिकीय हो जाता है। तो उसे कौन सा ग्लूकोज कहते हैं? कोशिकीय ग्लूकोज कहते हैं। इस प्रकार के ग्लूकोज में ध्यान देना, इस प्रकार के ग्लूकोज में बीजांड द्वार और निभाग की ओर या दोनों तरफ चूसकांगों का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? चूसकांगों का निर्माण हो जाता है, जिससे यह बीजांड और निभाग में अंदर धंसकर पोषक पदार्थों को अवशोषित करता है। जैसे नारियल का गूदा, सफेद पदार्थ नारियल का गूदा, जबकि जो तरल पदार्थ होगा वो केंद्र की ग्लूकोज होगा। तो नारियल का गूदा सफेद कोशिकीय ग्लूकोज होता है। और इस प्रकार कुकुरबिटेसी कुल के पौधे या गैमोपेटली कुल के पौधे, कुकुरबिटेसी कुल के अंदर आपको आ जाएगा खीरा, ककड़ी वगैरह ही आ जाएंगे। तो इसमें आप देखें ऐसा ग्लूकोज जिसका निर्माण समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, अर्थात मतलब क्या है इसका? अर्थात इसमें केंद्रक एवं कोशिका द्रव का विभाजन, इसमें केंद्रक एवं कोशिका द्रव का विभाजन, केंद्रक एवं कोशिका द्रव का विभाजन क्या होता है? साथ साथ होता है। जिससे या जिसके कारण ग्लूकोज आरंभ से ही कोशिकीय हो जाता है, साथ साथ होता है, जिसके कारण ग्लूकोज आरंभ से ही कोशिकीय हो जाता है, तो उसे कोशिकीय ग्लूकोज कहते हैं। कोशिकीय ग्लूकोज कहते हैं। ध्यान देना, ऐसा ग्लूकोज जिसका निर्माण, जो ये प्राथमिक ग्लूकोज केंद्रक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसमें केंद्रक क्या हो जाता है? समसूत्री विभाजन द्वारा या पूरा का पूरा जो ये कोशिका है समसूत्री विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। और इसमें केंद्रक का विभाजन और कोशिका द्रव का विभाजन साथ साथ होता है, जिससे यह आरंभ से क्या होता है? कोशिकीय ग्लूकोज होता है। ठीक है, ऐसा ग्लूकोज जिसका निर्माण समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, अर्थात इसमें केंद्रक एवं कोशिका द्रव का विभाजन साथ साथ होता है, जिसके कारण यह ग्लूकोज आरंभ से ही कोशिकीय हो जाता है। तो उसे कोशिकीय ग्लूकोज कहते हैं।
इसकी एक खास बात क्या है, ध्यान देना कि कोशिकीय ग्लूकोज में बीजांड द्वार और निभाग की ओर या दोनों तरफ चूसकांगों का निर्माण हो जाता है, जिससे यह बीजांड और निभाग से पोषक पदार्थों को अवशोषित करके पोषक पदार्थों का अवशोषण करता है। जैसे नारियल का गूदा, कुकुरबिटेसी कुल के पौधे, इसमें आगे देखेंगे आप। इस प्रकार के भ्रूणपोष में बीजांड द्वार या इस प्रकार के भ्रूणपोष में बीजांड द्वार तथा निभाग या दोनों तरफ चूसकांगों का निर्माण हो जाता है या चूसकांगों का निर्माण हो जाता है या होता है, जो बीजांड एवं निभाग में धंसकर क्या करते हैं, पोषक पदार्थों को अवशोषित करते हैं। जो बीजांड एवं निभाग में धंसकर पोषक पदार्थों का निभाग में धंसकर पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं, पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए नारियल का गूदा, सफेद पदार्थ, उसके भ्रूण होता है भाई, नारियल का सफेद गूदा जो कह सकते हैं, सफेद गूदा, कुकुरबिटेसी कुल के सदस्य आदि। तो ये 3 नंबर का था, आपको इतना सा चित्र था, 2 नंबर। तो ये विकास के आधार पर दूसरे प्रकार का ग्लूकोज है, विकास के आधार पर दूसरे प्रकार का ग्लूकोज है। मतलब बीजांड द्वार और निभाग की तरह इसमें दोनों तरफ क्या हो जाते हैं, चूसकांगों का निर्माण हो जाता है, जो बीजांड से या निभाग से पोषक पदार्थों क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। अब आता है तीसरे प्रकार का हेलोबियल ग्लूकोज। हेलोबियल ग्लूकोज
हेलोबेल ग्लूकोज। मैंने आपको बताया था कि परिवर्तन विकास के आधार पर आवक बीजी पादप में 3 प्रकार के ग्लूकोजों का क्या होता है, निर्माण होता है। उसमें तीसरे प्रकार का ग्लूकोज है हेलोबियल। हेलोबियल ग्लूकोज आता है। इसे मिश्रित ग्लूकोज भी कहते हैं। इसे मिश्रित ग्लूकोज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें केंद्रकीय और कोशिकीय दोनों प्रकार के ग्लूकोज का निर्माण होता है, या दोनों प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है, अर्थात ये दोनों के मध्य का होता है। इसमें लिखा गया, इसमें वही सबसे पहले क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ध्यान देना, देखो आप, क्योंकि ये वही थोड़ा सा चीजें बड़ा बनेगा, ये वही त्रिकेंद्रकीय है, वो त्रिगुणित ग्लूकोज केंद्रक, ये प्राथमिक ग्लूकोज केंद्रक PEN, प्राथमिक ग्लूकोज केंद्रक। इसमें देखिए प्राथमिक ग्लूकोज केंद्रक, इसमें देखो आप, समसूत्री विभाजन के द्वारा यह ग्लूकोज में बनाता है। समसूत्री विभाजन, एक को बोलेंगे हम प्राथमिक कोशिका या प्रथम कोशिका, ये वाली मामला प्रथम कोशिका, और ये द्वितीय कोशिका, द्वितीय कोशिका, द्वितीय कोशिका। होता क्या है, प्राथमिक ग्लूकोज केंद्रक, इसमें समसूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे प्रथम कोशिका और द्वितीय कोशिका कहते हैं। अब इसमें ध्यान रखना, प्रथम कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है, ध्यान देना किस प्रकार का होगा, केंद्रकीय, जो भी है, मतलब आगे इसमें एक कोशिका मतलब केंद्रक विभाजन होगा और एक में कोशिका द्रव्य विभाजन। देखिए ध्यान से आप, इस प्रकार बनता है ये। मुक्त केंद्र बताते हैं, मुक्त केंद्र, और इसमें केंद्र और कोशिका द्रव्य विभाजन साथ साथ होता है।
ऐसे बन गया। और इसके बाद फिर विकसित एलोवियल ग्लूकोज बनेगा। तो आपको ये कैसे बनेगा देखो ध्यान से इसको। ये वही भ्रूण आपका भ्रूण ठीक है। एक और इसमें रहेंगे केंद्रक, आगे क्या हो जाएगा कोशिकीय। दोनों प्रकार का होता है ये। दोनों प्रकार का हो गए। ये तो होगी, ये तो हो जाएगी केंद्रीय अवस्था, केंद्रीय अवस्था, और ये कोशिकीय अवस्था, कोशिकीय अवस्था। ये हो जाएगा आपका मिश्रित ग्लूकोज, हेलोवियल, हेलोवियल या मिश्रित ग्लूकोज परिपक्व अवस्था में ऐसा होता है। डायग्राम नोट करने पर ध्यान देना, मिश्रित ग्लूकोज क्या होता है कि इस प्रकार के ग्लूकोज में जो प्रथम इस प्रकार के ग्लूकोज के निर्माण के दौरान प्रथम जो कोश का वजन होगा, प्रथम कोश का वजन सामान्य प्रकार का होता है, जिससे दो कोशिका बनती है, प्राथमिक कोशिका, द्वितीयक कोशिका। इसके पश्चात प्राथमिक कोशिका में केंद्र का विभाजन होता है और द्वितीय कोशिका में कोशिका विभाजन होता है, जिससे यह केंद्रकीय और कोशिकीय अवस्था में दोनों प्रकार का होता है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको मिश्रित ग्लूकोज। तो आप इसमें लिखेगा केंद्र हो गए, इसमें लिखें इस प्रकार के भ्रूण कोश इस प्रकार के भ्रूण कोश के निर्माण के दौरान भ्रूण
विभाजन, प्रथम विभाजन, तो ये हो रहा है प्रथम विभाजन या समसूत्री विभाजन। प्रथम समसूत्री विभाजन भी कह सकते हैं। प्रथम समसूत्री विभाजन सामान्य प्रकार का होता है, सामान्य प्रकार का होता है, जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें प्रथम कोशिका और द्वितीय कोशिकाएं कहते हैं। ध्यान देना, इस प्रकार का ग्लूकोज जो ग्लूकोज बनाए, इस प्रकार के इसमें सबसे पहले क्या होता है, इस प्रकार के ग्लूकोज के निर्माण के दौरान जब निर्माण होता है तो प्रथम जो विभाजन होता है, प्रथम समसूत्री विभाजन होता है, वह सामान्य प्रकार का होता है, जिसके फलस्वरूप दो कोशिका बनती है, प्रथम कोशिका और द्वितीय कोशिका कहते हैं। अब होता है कि प्रथम कोशिका में कौन सा विभाजन होगा, मुक्त केंद्र की विभाजन होगा, जिससे अनेक केंद्रक बन जाएंगे। तो आगे देखिए, इसमें आता है कि इसके बाद प्रथम कोशिका में मुक्त केंद्र की विभाजन होता है, जिससे अनेक मुक्त केंद्रक बन जाते हैं। यह और द्वितीय जो कोशिका होती है उसमें कोशिका विभाजन होता है, द्वितीय कोशिका में कोशिका विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं का निर्माण होता है। आगे देखो, इसके बाद प्रथम कोशिका, इसके बाद प्रथम कोशिका में मुक्त केंद्र के विभाजन, मुक्त केंद्रकीय विभाजन, इसके बाद प्रथम कोशिका में मुक्त केंद्र की विभाजन होता है, जिससे अनेक मुक्त केंद्रक क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। तथा द्वितीय कोशिका में और क्या तथा द्वितीय कोशिका में क्या होता है भाई, कोशिका विभाजन होता है, वो कोशिका द्रव्य विभाजन। तो द्वितीय कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप यह कोशिका हो जाता है, जिससे यह कोशिकीय हो जाता है। मतलब दोनों होता है इसमें, केंद्रक और कोशिकीय। इस प्रकार यह है ग्लूकोज, इस प्रकार यह ग्लूकोज, इस
प्रकार यह है ग्लूकोज केंद्रकीय और कोशिकीय। केंद्रकीय और कोशिकीय। कौन सा? केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणकोश के मध्य। भ्रूणकोश के मध्य का होता है या मध्य की अवस्था होती है या मध्य की स्थिति। केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणकोश के मध्य की स्थिति प्रतीत होता है। प्रतीत होता है इसलिए इसे मिश्रित या हेलोबियल ग्लूकोज कहते हैं। एग्जाम्पल, एक बीजपत्री पादपों के हेलोबियल गण के सदस्य। उदाहरण है जैसे एक बीजपत्री मोनोकॉट, एक बीजपत्री पादपों के हेलोबियल गण के सदस्य। ध्यान देना, एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। तो इसमें दोनों होते हैं, केंद्रकीय और कोशिकीय, इसलिए इसके होते हैं मिश्रित ग्लूकोज कहते हैं इसको। ये आपके ग्लूकोज के प्रकार हो गए। इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है कि ग्लूकोज कुछ पादपों में शेष रह जाता है। ध्यान देना, तो उसे परिग्लूकोज कहते हैं। निषेचन के पश्चात बीजांड से कुछ पादपों में ग्लूकोज पूर्णतः उपयोग कर लिया जाता है या अधिकांश पादपों में उपयोग किया जाता है। कुछ पादपों में यह एक पतली परत के रूप में शेष रह जाता है, जिसे अपशिष्ट उपस्थित बीजांड क्या बोलते हैं, पतली परत के रूप में शेष रह जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, परिग्लूकोज कहते हैं। जैसे चुकंदर है, पान है, सुपारी है, इसके अंदर पाया जाता है ये। लेकिन आपने देखा होगा इसमें सब है एक बीजपत्री पादप। ध्यान देना, बीज में बीज पत्रों की उपस्थिति के आधार पर पादप दो प्रकार होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादप। ध्यान दीजिएगा, ये आपका टॉपिक होता है। इसके बाद में आपको आता है कि ग्लूकोज की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, ग्लूकोसी बीज और एग्लूकोसी बीज। मतलब एल्यूमिनियस सीड और गैर एल्यूमिनियस सीड। उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, उससे बनता है, उससे क्या बनता है कि ग्लूकोज की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं। तो आप डाल लेंगे ग्लूकोज को, देखो पहले इसके साथ ही पढ़ लेते, उसको बाद में मतलब ग्लूकोज जो होता है वो ज्यादा अवशोषित कर लिया जाता है, लेकिन कुछ पादपों में शेष रह जाता है। ये पत्ते पर ग्रुप है, काली मिर्च है, काली मिर्च पत्ते पर होती है ना, इसमें देखिएगा
है ग्लूकोज की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर बीज के प्रकार, हालांकि हमें वहां पढ़ना चाहिए बीज में, बीज के निर्माण के लिए सिर्फ ग्लूकोज आया इसलिए यही इसको बता देते हैं आपको कि ग्लूकोज की उपस्थिति की कौन से बीजों में ग्लूकोज उपस्थित होता है और कौन से बीजों में अनुपस्थित होता है, या भ्रूण के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है या भ्रूण के द्वारा कुछ मात्रा में अवशोषित नहीं किया जाता, उस आधार पर तो देखेगा। वैसे तो इसमें दो प्रकार होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? देखिए ध्यान से कि निषेचन के पश्चात, हमको पता है निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज बनते समय मादा युग्मकोद्भिद मतलब भ्रूण कोष एम्ब्रियो सेट मादा युग्मकोद्भिद में द्विगुणित युग्मनज से भ्रूण का विकास तो होता ही है, द्विगुणित युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है, किंतु कभी कभी भ्रूण कोष, ध्यान देना, कुछ बीजों में शेष रह जाता है, कुछ बीजों में शेष रह जाता है और कुछ बीजों में अवशोषित कर लिया जाता है। इस आधार पर बीजों में ग्लूकोज की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं, एल्बुमिनियस और गैर एल्बुमिनियस। इसमें आप लिखें निषेचन के पश्चात, ध्यान रहेगा, निषेचन के पश्चात बीजांड में बीज बनते समय, बीजांड से बीज बनते समय, बीजांड से बीज बनते समय वही निषेचन पश्चात बीजांड जो होता है बीज में बदल जाता है, लेकिन उसी दौरान क्या होता है, बीजांड से बीज बनते समय मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद क्या कहेंगे इसको, भ्रूण कोष। ध्यान रहे, चक्कर खाते हैं ग्लूकोज और ग्लूकोज में, इसलिए ध्यान नहीं, इसमें दिखा दिया आपको मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद में द्विगुणित युग्मनज से, मादा युग्मकोद्भिद में द्विगुणित युग्मनज जाइगोट, द्विगुणित युग्मनज से भ्रूण क्या बनेगा भाई, भ्रूण एम्ब्रियो, द्विगुणित युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है। लेकिन ध्यान रखना, इस विकास के लिए पोषण कहां से प्राप्त होता है, ग्लूकोज से। तो भ्रूण के द्वारा या तो ग्लूकोज को पूर्णतः अवशोषित कर लिया जाएगा कुछ पादपों में, या कुछ पादपों में शेष रह जाता है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। तो इस अपशिष्ट शेष पदार्थ को क्या करेंगे, परिभ्रूण कोष। तो इस आधार पर दो चीज चल रही है यहाँ दिमाग में, एक होता है परिभ्रूण कोष, एक ग्लूकोज। भ्रूण का विकास तो होता ही है, इसमें आगे देखें आप, किंतु कभी कभी, किंतु कभी कभी, किंतु कभी कभी कुछ, किंतु कभी कभी ग्लूकोज कुछ पादपों, कुछ बीजों, बीज ग्लूकोज कुछ बीजों
कुछ बीजों में शेष रह जाता है। कुछ बीजों में शेष रह जाता है और कुछ बीजों में अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ बीजों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। कि निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज बनते समय मादा युग्मकों ग्लूकोज में द्विगुणित युग्मन से भ्रूण का निर्माण होता है, किंतु कभी कभी ग्लूकोज कुछ बीजों में शेष रह जाता है और कुछ बीजों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अतः बीजों में ग्लूकोज की उपस्थिति बीजों में ग्लूकोज की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर बीज निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। 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 पहला है भ्रूणपोषी, नाम लिख लिया भ्रूणपोषी बीज। पहला है भ्रूणपोषी बीज। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस सीड या एल्ब्यूमिनस बीज। कभी कभी परीक्षा में ये भी आ जाता है कि एल्ब्यूमिनस बीज, तो आप इसकी इंग्लिश टर्म है ये, इसको ऐसे लिख लें एल्ब्यूमिनस बीज, भ्रूणपोषी बीज। और दूसरा है एभ्रूणपोषी गैर एल्ब्यूमिनस। तो एल्ब्यूमिनस बीज क्या होते हैं? ये बीज देखिए ध्यान से, ऐसे बीज जिनमें सबसे भ्रूणपोषी, ऐसे बीज जिनमें भ्रूण के साथ साथ कुछ मात्रा में भ्रूणपोष भी पाया जाता है, तो उन्हें भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। जैसे आप देखो एक बीजपत्री पादपों के बीज, जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, नारियल आदि। तो देखिएगा ऐसे परिभाषा देखिए इसकी, ऐसे बीज जिनमें, ऐसे बीज जिनमें भ्रूण के साथ साथ कुछ मात्रा में क्या पाया जाता है? भ्रूणपोष भी पाया जाता है। कुछ मात्रा में भ्रूणपोष भी पाया जाता
जाता है। भ्रूणपोष भी पाया जाता है तो उसे भ्रूणपोषी बीज, तो उसे भ्रूणपोषी बीज प्रकार में एल्ब्यूमिनस सीड, एल्ब्यूमिनस सीड या बीज, एल्ब्यूमिनस बीज कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे गेहूं, क्या जाएगा, गेहूं, मक्का, बाजरा, गेहूं, मक्का, बाजरा और नारियल आदि। तो ऐसे बीज जिनमें कुछ भ्रूण के साथ साथ कुछ मात्रा में भ्रूणपोष भी पाया जाता है, भ्रूणपोष भी पाया जाता है, तो उसे भ्रूणपोषी बीज या एल्ब्यूमिनस बीज कहते हैं। जैसे गेहूं, मक्का और बाजरा। ये अब आता है अभ्रूणपोषी बीज, और तो बीज अभ्रूणपोषी। दूसरा है अभ्रूणपोषी, मतलब भ्रूण के द्वारा भ्रूणपोष का पूर्णतया से अवशोषण कर लिया जाता है। अभ्रूणपोषी बीज क्या बोलेंगे इसको, गैर एल्ब्यूमिनस, गैर एल्ब्यूमिनस बीज। वही डेफिनेशन उल्टा कर लेंगे उसको पीछे कि ऐसे बीज जिनमें भ्रूण के साथ साथ भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है, अर्थात केवल भ्रूण ही पाया जाता है और भ्रूण के द्वारा पूर्णतः भ्रूणपोष को अवशोषित कर लिया जाता है। जैसे द्विबीजपत्री, तो भ्रूणपोष में नाम बताया था, पोषण पूर्णतः होता है और भ्रूणपोष इन बीजों में, बीज पत्रों में इकट्ठा हो जाता है पोषक पदार्थ के रूप में। जैसे मूंगफली है, चना है, मटर है, इनमें अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों के बीज। इसको लेकर परिभाषा लेंगे आप, ऐसे बीज जिनमें भ्रूण के साथ साथ क्या होता है, भ्रूणपोष मतलब भ्रूण के साथ होगा, आपको भ्रूण के साथ भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है, अर्थात केवल भ्रूण ही पाया जाता है, केवल भ्रूण ही पाया जाता है, तो उन्हें अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। तो उन्हें अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं ऐसे बीज जिनमें भ्रूण के द्वारा पूर्ण रूप से भ्रूणपोष का अवशोषण कर लिया जाता है, तो उन्हें अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। अभ्रूणपोष मतलब भ्रूणपोष रहित बीज, ये भी कितना कह सकते हैं, भ्रूणपोष रहित बीजों को भ्रूणपोष बीज कहते हैं, अर्थात जिनमें केवल भ्रूण ही पाया जाता है। जैसे मूंगफली, चना,
मटर मतलब द्विबीजपत्री पादप आ गए इसमें, मूंगफली, चना, मटर और अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों के बीज, ये द्विबीजपत्री पौधों के बीज ये आपके ग्लूकोज की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर बीज के प्रकार हुए। लेकिन एक होता है परिग्लूकोज, ये बार बार दिमाग में आ रहा था, ये इसलिए कुछ थोड़ा डबल क्रॉस हो रहा था, इसको भी देख लें कि परिग्लूकोज क्या होता है। परिग्लूकोज डालने हैं नहीं, परिग्लूकोज परिग्लूकोज प्रश्न आ जाता है कि ग्लूकोज एवं परिग्लूकोज में अंतर बताइए। परिभ्रूणकोष क्या होता है, ये पेरिस्पर्म, परिभ्रूणकोष किसे कहते हैं, दो उदाहरण दीजिए। तो देखिएगा वही चीज होती है कि आवृतबीजी पादपों में निषेचन के दौरान या निषेचन के पश्चात सामान्य बीजाणु से बीज बनते समय बीजांडकाय, अब बीजांडकाय आएगा यहाँ पर। सामान्य से ध्यान देना कि निषेचन के पश्चात आवृतबीजी पादपों में निषेचन के पश्चात सामान्यतः बीजांडकाय समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ पादपों में यह बीजांडकाय एक पतली परत के रूप में शेष रह जाता है। यह बीजांडकाय एक पतली परत के रूप में शेष रह जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, परिग्लूकोज कहते हैं। या इस अपशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय को, बिल्कुल शॉर्ट परिभाषा इसकी, शेष जो शेष रह जाता है बीजांडकाय, इस अपशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय को परिग्लूकोज कहते हैं। जैसे चुकंदर है, सुपारी है, और इसमें काली मिर्च आ जाएगी, इसमें आप परिभाषा देखें इसकी, वही परिभाषा थोड़ी बड़ी हो जाएगी, हल्की सी शॉर्ट में ये हो जाएगा कि अपशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय को परिग्लूकोज कहते हैं। लेकिन कैसे रहता है इसके बारे में देखो, आवृतबीजी पादपों, आवृतबीजी पादपों में निषेचन के पश्चात, आवृतबीजी पादपों में निषेचन के पश्चात सामान्यतः बीजांड से बीजांड से क्या बनेगा, बीज। सामान्यतः बीजांड से बीज बनते समय, बीजांड से बीज बनते समय बीजांडकाय क्या कहता है, बीजांडकाय पूर्णतया समाप्त हो जाता है। क्या कहता है, समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। किंतु कुछ पादपों के बीजों, किंतु कुछ पादपों के बीजों में यह बीजांडकाय, बीजों में यह बीजांडकाय
यह बीजांडकाय एक पतली परत के रूप में, एक पतली परत के रूप में शेष या अपशिष्ट पतली परत के रूप में शेष रह जाता है, शेष रह जाता है। इस अपशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय को परिभ्रूण कोश कहते हैं। जैसे चकुंदर चुकंदर है, क्या है चकुंदर। काली मिर्च, जो काली मिर्च जो होती है उसमें पतला काला काला, वो बीजांडकाय होता है, क्या कहते हैं परिग्लूकोज, मतलब बीजांडकाय परिग्लूकोज है। और पान या सुपारी, और सुपारी में आप देखो पतली परत होती है, ध्यान से देखना सुपारी आदि, इनमें क्या पाया जाता है परिग्लूकोज, ध्यान रहे बात, इनमें परिग्लूकोज पाया जाता है। तो एक बार देखें आवक बीज पादपों में मिश्रण के पश्चात सारी घटनाएं कब मिश्रित होती है, मिश्रण के पश्चात। मिश्रण के पश्चात बीजांड से बीज बनता है, लेकिन बीजांड से बीज बनते समय बीजांडकाय लगभग पूर्णतः समाप्त हो जाता है, ध्यान देना। किंतु कुछ पादपों जैसे चुकंदर है, काली मिर्च है, सुपारी है, इनमें एक पतली परत के रूप में शेष रह जाता है, ध्यान देना। इस अपशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय को परिग्लूकोज कहते हैं। जैसे चुकंदर है, काली मिर्च है, सुपारी आदि।